नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि आज सवाल देश की धार्मिक सुरक्षा का है, सांप्रदायिक सौहार्द का है और एक धर्म की भावनाओं का है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और मौर्य के बोल पर किस तरीके से बवाल मचा, आज उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। दरअसल एक बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसे आतंकवाद को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। बस फिर क्या था, विपक्ष इस पर आग बबूला हो गया। धार्मिक उलेमा, मौलाना, वो सब भी आक्रोशित हो गए और लगातार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। जगह जगह केशव प्रसाद मौर्य का विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग आलोचना भी कर रहा है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर कई सवाल जो है वो पैदा हो जाते हैं। उन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया और उसके बाद विपक्ष किस तरह से पलटवार कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है उस प्रकार की बन जाती है। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। केशव प्रसाद जी से पूछिए कि आप जब भी आप घर से निकलते हैं तिलक लगा के निकलते हैं, आखिर आपका कौन सा सनातन प्रेम है जो प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती डालने के खिलाफ आज तक एक बयान हो केशव प्रसाद मौर्य जी का, तो हमें सुनाइए। आप इधर उधर के बयान सुना के उनसे प्रतिक्रिया हमसे मांग के क्यों उनकी गंभीरता बढ़ा रहे हैं? उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। आप यूपी में उनके अपने मुख्यमंत्री भी गंभीरता से उनको नहीं ले रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर इस पर शुरू हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जगह जगह इसको लेकर बात की जा रही है, इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की जा रही है। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बयान पर अपनी भी प्रतिक्रियाएं देता है, क्योंकि बीते समय में कई बार ऐसा देखा गया है कि मदरसों पर किस तरह से विदेशी फंडिंग के आरोप लगते हैं, या कोई छंगूर बाबा या कोई और बाबा या कोई और ऐसा व्यक्ति पकड़ में आता है, गिरफ्त में आता है, तो उनका भी लिंक पाया जाता है। इसको लेकर कई गंभीर सवाल और अब वो सुलगते सवाल हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। मदरसों को आतंकियों की फैक्ट्री कहना करोड़ों छात्रों और शिक्षकों का अपमान या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल। दूसरा प्रमुख सवाल, अगर कुछ आतंकी मदरसों से जुड़े पाए गए तो क्या पूरा मदरसा सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत है? ये भी सोचना होगा। और तीसरा सवाल आपके समक्ष रख दे, क्या देश के सभी मदरसों की शिक्षा, फंडिंग और पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ऑडिट होना चाहिए? क्या ऑडिट की भी आवश्यकता है? और चौथा सवाल आपके समक्ष रखें, क्या यह बयान आतंकवाद पर सख्ती की मांग है या फिर चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति? क्योंकि अगले साल 2027 के चुनाव है विधानसभा के, ये भी हम नहीं भूल सकते। पांचवा प्रमुख सवाल, क्या अब समय आ गया है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा और पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया जाए या ये धार्मिक संस्थाओं के अनुरूप हो? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनके साथ हम सीधी बात करेंगे। कई सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। दरअसल जब सरकार से इस बयान को लेकर पूछा भी जा रहा है, जो उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया मदरसों को लेकर, तो इस पर तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का तर्क दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए अब ये जो पूरा सियासी अखाड़ा है एक बयान की वजह से वो आकर उत्पन्न हो गया है, तैयार हो गया है। और इस सियासी अखाड़े में एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। लेकिन किसकी जीत होगी, किसकी हार, जुबानी बयानबाजी किस तरीके से तेज है, वो हमने आपको दिखाया और बताया। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब एक एक कर उन मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं जिनके साथ आज करने वाले हैं हम सीधी बात। हमारे साथ अमित तिवारी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अपने तर्कों से सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से घेरना जानते हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान खोखर जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमित तिवारी जी के साथ शुरुआत करते हुए, अमित तिवारी जी, सबसे पहले तो इस बयान के जरा मायने समझा दीजिए। क्या एक वाक्य अगर बीते समय में चलिए कभी कोई सामने भी आया तो उसको देखते हुए पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत है?
देखिए मोनिका जी, आपने अपने शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उसके बाद इसकी चर्चा शुरू हुई और उसके बाद ये बयान आया। ये बयान अगर उसी में दिया गया है तो निश्चित तौर पर शिक्षा को रेगुलराइज करना, शिक्षा को सिस्टम में लेकर आना, शिक्षा मॉनिटर्ड हो, शिक्षा जो है वो मान्यता प्राप्त हो, ये प्राथमिकता हमारी सरकार की रही है और आगे भी रहेगी। तो उसी के अंतर्गत जो डिग्रियां मदरसों से दी जाती थी, चाहे वो आलिम की हो या फाजिल की हो, ये जो ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों को जब दी जाती है तो इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी। किसी कहीं से क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इन सब का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। और इससे बच्चों को भी जो आगे जाते हैं उनको भी बहुत ही दिक्कतों के सामना करना पड़ता था कि वो अपने आप को किस तरीके से पेश करें, क्योंकि ये रेगुलराइज डिग्री तो है नहीं। आप कहीं से जाकर कोई पेपर पे लिख के ले लें कि मैंने ये डिग्री की है, उससे कोई मान्यता तो उसकी प्राप्त होती नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, तो किसी ने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, मैंने आईटी की पढ़ाई की है, कॉमर्स की पढ़ाई की है, तो इन सब से लोग आगे बढ़ते हैं। कोई लॉ की पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई करता है और उसकी पर मदरसे में भी तो ये शिक्षा दी जाती है। मदरसे में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? जो धार्मिक सब्जेक्ट है, उसके अलावा साइंस, गणित, तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या सब्जेक्ट, मैं तो कभी मदरसे में गया नहीं हूँ और तो मुझे नहीं पता कि क्या कौन सा गणित पढ़ाया जाता है वहां पर, कौन सी गणित सीख कर लोग क्या क्या करते हैं। तो ये मुझे इसका ज्ञान नहीं है। बैठे हुए हैं यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जिस भी तरीके में अगर आप इस बयान को ही लेकर देखें तो आपने देखा होगा तस्लीमा नसरीन जी की एक किताब नॉवेल है लज्जा, उन्होंने उसमें बाकायदा विस्तृत तरीके से बताया है कि किस तरीके से कुछ लोग जो मदरसे में पढ़ते थे और उन्होंने बाहर निकलकर क्या किया और उसके बाद हमने बांग्लादेश का हाल देखा। तो उस तरीके का हाल ना हो, शायद उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया होगा। मुझे तो डिटेलिंग में नहीं पता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में मौर्य जी ने ये बयान दिया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में दिया होगा। बेहतर आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बहरहाल जहां तक सरकार का पक्ष है, इस बिल पर संसद विधानसभा के अंदर, यूपी विधानसभा के अंदर न समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, न किसी और दल ने इसका विरोध किया। ये तो सर्वसम्मति से पास हुआ। इस पर तो कोई विरोध तो संसद में तो किसी ने नहीं किया। तो ये बाहर आकर इस पर बखेड़ा खड़ा करना और इसको एक गलत तरीके से पेश करना, हिंदू मुसलमान करना, एक बात और जरा यहाँ पर क्लियर कीजिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस बयान को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। जो आप कह रहे हैं इसका जवाब हम विपक्ष से जरूर ले लेंगे, सुप्रीम, ठीक है, इसका जवाब जरूर विपक्ष से लिया जाएगा। पर एक पॉइंट और क्लियर कर दीजिए अमित तिवारी जी, क्या ये केशव प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है जिन्होंने आतंकवाद की फैक्ट्री करार दिया है मदरसों को, या फिर ये सरकार का प्रॉपर एक स्टैंड है मदरसों को लेकर? देखिए, उनका अनुभव रहा होगा, उनको कहीं से कोई इनपुट मिला रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा है। लेकिन जहां तक सरकार का पक्ष है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि संसद में, जो कि यूपी के विधानसभा में भी ये पारित हुआ है और यूपी के विधानसभा में इस पर चर्चा करते हुए इसका विरोध किसी ने भी नहीं किया। ये सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो अगर उनको इनपुट मिले, अगर आप व्यक्तिगत बयान के लिए भी ये कहते हैं, अगर आप व्यक्तिगत बयान के लिए भी ये कहते हैं कि उनको कहीं से इनपुट मिला होगा किसी आधार पर, तो केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया ना, हवाई बयान तो दिया नहीं। अगर इनपुट्स दिए तो वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर उस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या वो इनपुट्स शेयर किए गए? निश्चित तौर पर मुद्दा है, निश्चित तौर पर मुद्दा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि हमें मदरसों को मॉडर्नाइज करना है, मदरसों को और रेगुलराइज करना है, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। वो देखना चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब इसको धरातल पर लाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कोई सरकार का तो आदेश है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे हाई कोर्ट 2004 का जो हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, उसने तो खारिज कर दिया था। फिर भी सरकार इस पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई और मदरसों के को जो है उनको एक संवैधानिक तौर पर, उनको एक मान्यता के तौर पर उसको वहां पर बोला है। तो निश्चित तौर पर हमारी इसमें मंशा यही है कि जो किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो,
कोई भी जो डिग्री लेकर बाहर जाए हाँ। काम के रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में, उन सबको उनके हाथ में जो डिग्री हो वो पक्की हो, उस पर भरोसा किया जाए, लोग भी भरोसा करें कि हाँ ये ऐसे ही किसी ने लिख कर नहीं दे दिया, ये मान्यता प्राप्त यूजीसी मान्यता प्राप्त डिग्री है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये सरकार की मंशा है। तो मोनिका चलिए, सरकार की मंशा तो आपने करार दे दिया है। हालांकि कई सवाल हैं वो आगे चलकर आपसे जरूर पूछेंगे, लेकिन कर्नल शरद शरण के पास जाते हुए, आप लोग विधानसभा में कुछ करते नहीं है, सर्वसम्मति से सब कुछ हो जाता है, चले कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बाहर आकर आप लोगों ने अपना स्टैंड ही बदल दिया, जो अमित तिवारी जी कह रहे हैं। तो यानी कि विपक्ष कुल मिलाकर सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत। मोनिका जी, आपको, आपके साथी पैनलिस्ट, आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद जी। देखिए, ऐसा है, महाना जी कानपुर से विधायक बनते हैं, महाराजगंज सीट से, और आज उन्होंने विधानसभा की पीठ से बोला है कि आपने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, उसकी रसीद दिखा दीजिए, हम आपके सवाल को ले लेंगे। तो अब राम मंदिर पे सवाल तो वही उठा सकता है जो रसीद दिखा सकता है चंदे की, बाकियों को तो अधिकार है नहीं। वहां की जांच कानून के दायरे में नहीं होगी, वहां की जांच इस दायरे में होगी कि किसने चंदा दिया, किसने नहीं दिया। आप अपने टाइम पे बोल लीजिएगा, उंगली नीचे करिए, थक जाएगी। आप अपने समय में तिवारी जी बोल लीजिएगा, आप उंगली सीधी कर रहे हैं, आपका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है ना, मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, मैं आपके चेहरे की, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन में भी इंटरेस्टेड हूं जी। तो इतना फेशियल ये तो उनका, देखिए शरद शरण जी, प्रेम ये ना तो हो उनका जाए, इतना फेशियल एक्सप्रेशन मत देखिए, प्रेम ना हो जाए। ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है मोनिका जी। पत्नी तो से ये तो महाना जी की पूछ हालत है, लीजिएगा, बाद में डांट ना पड़ जाए। ऐसे ही वो बिरला जी दिल्ली में बैठते हैं, नो नो नो, बस वो खाली नो नो करते हैं, उनको इसलिए रखा गया है। जहां तक बात केशव प्रसाद मौर्य जी की है, उनके बारे में जो मुझे जानकारी है कि वो विधायक का चुनाव भी हार गए थे, वो कृपा पात्र हैं। हालांकि 2027 की सरकार उन्होंने अपने कंधों पे ढोकर के बनाई थी, लेकिन यहां एक पंचम तल है, जो राजनीति जानते हैं वो समझते होंगे। पंचम तल पे जो मुख्यमंत्री का पुराना कार्यालय था, क्योंकि नया अखिलेश जी की सरकार में बना, वहां योगी जी बैठते हैं, तो जो पुराना मुख्यमंत्री कार्यालय था वहां पे मौर्य जी ने अपनी पट्टी लगा दी कि मैं यहां बैठूंगा उप मुख्यमंत्री के तौर पे। तो योगी जी ने 2 घंटे के अंदर उठवा के वहीं पंचम तल से नीचे पार्किंग में फेंकवा दी, 5 मंजिल नीचे गिरी आके, और उसके बाद से उनका नाम स्टूल मंत्री है। करीब 10 साल हो गए। लोग उपास उड़ाते हैं, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। लेकिन भाजपा का इतिहास है, चाहे गोविंदाचार्य को देख लीजिए, विनय कटियार को देख लीजिए, ऐसे बहुत से नाम हैं, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो जितने भी पिछड़े वर्ग के, पीडीए वर्ग के भाजपा में नेता हैं, ये भाजपा के भोंपू हैं। इनका काम है पिछड़ों और दलितों को गाली देना, बस इनको यही ड्यूटी मिली है, तो कोई खास बात नहीं है। मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी को यह बताना चाहूंगा कि जो मदरसे चलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश शासन से रजिस्टर्ड हैं। वो कोई मेरी घर जानी मनमानी नहीं कि मैं अपने घर में मदरसा चलाने लगूं। उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका ऑडिट करना उत्तर प्रदेश की सरकार की नैतिक जिम्मेवारी भी है। उन बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करना योगी जी की जिम्मेवारी के हिस्सा है, और वो 12 साल से 10 साल से उसको निभा रहे हैं। तिवारी जी को यह भी पता होना चाहिए कि देश में जिसको मिसाइल मैन बोलते हैं, वो मदरसे से पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं, और उनके जैसा साइंटिस्ट तो अभी देश में मिला नहीं, और वो राष्ट्रपति बने हैं इस देश के, मदरसे से पढ़ के। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि मदरसा की डिग्री हमारा सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के इक्विवेलेंट्स पे डिग्रीज होती हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। अब केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला है ना मोनिका जी, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग की मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम है, उस पे दोपहर के बाद मैसेज गिरने शुरू हो जाते हैं, इस चैनल पे इस टॉपिक पे डिबेट, इस चैनल पे इस टॉपिक पे डिबेट। तो 2-2:30 बजे हमको क्लियर हो गया कि आज केशव प्रसाद मौर्य जी मदरसा लेके आए हैं, सभी चैनल पे आज मदरसा पे चर्चा होगी। तो हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे, आप बुरा मत मानिएगा, मैं किसी मीडिया के कर्मी पे नहीं कह रहा हूं, आपस में तो हम लोग हंस बोल सकते हैं। हम लोग हंस रहे थे कि अभी तक तो हम मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ढूंढ रहे थे,
और योगी जी अभी जेन जी का मामला पहुंच गया, जंतर मंतर पे पहुंच गया, चढ़ावा के चोटों पे पहुंच गया, वो पुराने हिंदू मुस्लिम फॉर्मूले पे ही अटके हैं। उनको कोई बता दो कि ये 2017 नहीं है, 2026 है और 2027 का चुनाव होना है, 2017 बिल्कुल का बिल्कुल, नहीं आप होना उनकी है। बात खत्म होते ही अपने तर्क दे सकते हैं। जनरेशनल इवोल्यूशन लगातार समाज में होता रहता है, मुद्दे लगातार बदलते रहते हैं। अब पीले रंग के साबुन से कोई कपड़ा नहीं धोता है, लोग अब डिटर्जेंट पाउडर यूज नहीं करते, डिटर्जेंट जेल यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में। अब आप घड़ी छाप वो पीली बट्टी से अगर साबुन से अगर कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े पीले हो जाएंगे। इनको कौन बताएगा? कम से कम इनको बोलिए आप एआई उन यूज पर कर ले। आरोप लगा रहे हैं पोलराइजेशन के कि वो अपने वापस से धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। तो असल में पोलराइजेशन की राजनीति में उत्तर प्रदेश में कर कौन रहा है? बहुत सही सवाल पूछा मोनिका जी आपने, एक लाइन में जवाब दे देता हूं। हमारे लिए धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, भाजपा के लिए धंधा है। और पहले धंधा था, बाद में मालूम चला ये चंदा चोर हैं, उसके बाद पता चला ये चढ़ावा चोर भी हैं। और सब भाजपाई विश्व हिंदू परिषद और संघी है राम मंदिर के अंदर, जो चोर हैं पर कर्नल वो मंदिर के शरण जी, क्या आप अंदर इस ही बात रह को इनकार करेंगे, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बीते वक्त में कभी कोई मामले ऐसे सामने नहीं आए आतंकवाद के जहां पर मदरसे से जुड़ा कोई लिंक पाया गया हो, या जिहाद के मामले सामने नहीं आए जहां पर मदरसे से जुड़ा कोई लिंक पाया गया हो? आप इनको तो इनकार नहीं कर सकते। सवाल बहुत अच्छे पूछ रही हैं, बहुत, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कि जब हम लोग, कम से कम ये लोग अखबार में पढ़ते होंगे, मैं इन्फेंट्री का हूं, अब मैं इसके आगे क्या कहूं, इनकाउंटर्स अपने हाथ से किए। अगर आप आतंकवादियों की डिग्री चेक करेंगी तो क्या उसमें मदरसा निकलेगा? उसमें सीबीएसई बोर्ड नहीं निकल सकता, उसमें आईसीएसई बोर्ड नहीं निकल सकता, उसमें इंजीनियर्स नहीं है क्या जो आतंकवादी हैं, या डॉक्टर्स नहीं है जो आतंकवादी हैं? तो डॉक्टर कहां, मदरसे में बनते हैं या मेडिकल कॉलेज में? इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में बनते हैं, मदरसे तो में होती बनते हैं। है ना। अभी लेटेस्ट भी हमने जो व्हाइट कॉलर टेरर देखा तो वहां पर भी फंडिंग का मामला निकलकर सामने आया। बहुत बीते सही, वक्त में ये भी हमेशा सवाल बहुत फंडिंग अच्छा के है। आरोप लगते रहे हैं, और ये मोनिका नहीं जी, है कि ऐसे मोनिका मदरसे जी, बहुत पकड़े अच्छा नहीं सवाल। गए हो, पकड़े गए हैं और उन पर ताला भी लगाया गया है। मोनिका जी, बहुत अच्छा सवाल। आपने अपनी जनरेशन में अपार्थाइड के बारे में पढ़ा होगा, तो साउथ अफ्रीका में यह माना जाता था कि जितने काले चमड़ी वाले हैं ये सब देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, आतंकवादी हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे और उसी देश की काली चमड़ी के राष्ट्रपति बने। हम लोग बस ये कहना चाहते हैं, जिस आदि काल में आप जी रहे हो आपको मुबारक, आप जिए। हम भारत के भविष्य की बात करते हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, अडैप्टिव हैं। लेकिन इस भविष्य में क्या आप ये We are मानते हैं, today- इस भविष्य में क्या आपको लगता है कि मदरसों की जांच पड़ताल होनी चाहिए? अमित तिवारी जी, बस इसके बाद आपके पास आऊंगी, आप अपना टेक दीजिएगा। आपको लगता है कि मदरसों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा मदरसा है जो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है और कौन सा ऐसा मदरसा है जो जिहाद को बढ़ावा दे रहा है? हर स्कूल, हर मदरसा, हर संस्थान जो भी उत्तर प्रदेश में है उसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। अगर 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इस्तीफा देके घर जाएं, कोई और आके कर लेगा। आप वो बात ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, प्रदेश के मुखिया की ही जिम्मेदारी है, हम भी इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन हाँ या ना में मैं आपसे जवाब चाहती हूँ शरण जी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए मदरसों की या नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा आपसे सबका ऑडिट होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो वो सरकार चलाने के काबिल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अमित तिवारी जी के पास। अमित तिवारी जी, शरण पर आप आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी पर, कुल मिलाकर चलिए कहिए समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। खुलकर शरण जी कह रहे हैं कि ऑडिट कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, वो तो इस बात से इनकार कर ही नहीं रहे, और वो जिम्मेदारी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि अगर कुछ भी प्रदेश में होता है तो प्रदेश के मुखिया की ही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मोनिका जी, देखिए, एक अखिलेश यादव जी का एक साक्षात्कार था, आज ही मैं सौभाग्य से देख रहा था उस साक्षात्कार को। उन्होंने उस अपने साक्षात्कार में रिपोर्टर से कहते हैं कि मैं जितनी बार फेल हुआ उतनी बार तो कोई और बच्चा भी फेल नहीं होता था। उन्होंने बताया कि मैं एक सब्जेक्ट को मुझे लगा कि मैं फेल हुआ हूं, लेकिन जब मैं दोस्तों के बीच में आया तो उन्होंने कहा कि तुम एक सब्जेक्ट में पास हुए हो।
बाकी सब में फेल हुए। तो ये उनका एक साक्षात्कार था। तो मैं, इन्होंने जो कर्नल साहब ने इन्फेंट्री में रहे हैं, इनको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि निकलने के बाद इस तरीके से इनका जो विचारों के ऊपर जो एक पानी फिर जाएगा और वो देशभक्ति छोड़कर किसी और भक्ति में लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से हम मदरसों को रेगुलराइज करें, उन्हें सिस्टम में लेकर आए, उनकी मॉनिटरिंग को बढ़ाएं और उनकी जो शिक्षा को और पुख्ता करके जब वो बच्चे नौकरी के लिए जाएं तो उनको और बढ़िया नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। उनको लेकर, चंदा को लेकर, चढ़ावा को लेकर, अब बताइए, जिन लोगों ने अयोध्या को लांछित करने का काम किया, वो काम आज भी वो बदस्तूर जारी रखा है कि किस तरीके से अयोध्या को, राम मंदिर के आंदोलन को लांछित किया जाए। जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया कार सेवकों के खून से, आज वो बैठकर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब आप ज्ञान देंगे तो आपसे चंदे का रसीद पूछा जाएगा, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपका कोई औचित्य नहीं बनता है उस सवाल को लेकर आगे चलने का या उस सवाल को पूछने का। निश्चित तौर पर पूछेंगे, और अगर आपके पास है तो ही आप पूछ सकते हैं, वरना नहीं पूछ सकते हैं। क्योंकि जो लोग साधु का भेष धरकर आते हैं और ये बात तो गलत है कि जिसने रसीद कटाई है, चंदा दिया है, वही सवाल करेगा। प्रभु श्री राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, प्रभु श्री राम सभी के हैं। अगर किसी, मैंने चंदा नहीं दिया, मैं खुलकर कहती हूँ, हो सकता है इस बात का विरोध हो, मैंने चंदा नहीं दिया तो क्या मैं सवाल नहीं कर सकती? मोनिका जी, मैं आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। प्रवक्ता, अब मेरी बात तो सुनिए, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं कि जिन लोगों ने अयोध्या को लांछित करने का काम किया, जिन लोगों ने अयोध्या को, राम मंदिर आंदोलन को आज भी लांछित करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कार सेवकों के खून से सरयू को लाल कर दिया, निश्चित तौर पर उनसे पूछा जाएगा। अगर आपने आपको उसमें शामिल पाती हैं तो ये आप जो अपना प्रश्न पूछ रही हैं वो वाजिब है। आप बोलेंगे तो मैं उस पर फिर आगे जवाब देता हूं, पहली बात। मैं दोनों चीजों को लिंक नहीं कर रही, मैं अलग स्टेटमेंट आपको बोल रही थी। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, नहीं, वो आपका निश्चित तौर पर मैंने कोई भी व्यक्ति को और नहीं कहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए ये बात कही है और मैंने स्पष्ट कर दिया इस बात को। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मदरसे से बहुत लोग बढ़े हैं, तो आप ये बता दीजिए, जो हमारे मौलाना साहब बैठे हैं वो भी शायद बता देंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो साइंटिस्ट हैं, आप बता दीजिए मदरसे की कौन सी किताब पढ़कर वो साइंटिस्ट बने? ये बता देंगे, जब उनकी बारी आएगी वो बता देंगे मदरसे की कौन सी किताब पढ़कर वो साइंटिस्ट बने, ये बता देंगे, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को इतनी ही चिंता है तो वो बनाए ना अपना अध्यक्ष एक मुसलमान को बनाकर दिखाए। मुख्यमंत्री, इनको चाहत है तो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो मुसलमान घोषित करे, करिए ना। किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है क्या? किसी ने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा है कि नहीं मत बनाइए, पीडीए करते हैं? बनाइए ना एक मुसलमान को अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बनाइए ना अपने एक मुसलमान को अध्यक्ष बनाइए। पर ये किसने रोका है आपको? लेकिन ये कुछ करना नहीं है, केवल और केवल लफाजी करनी है, केवल और केवल ध्रुवीकरण करना है, केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना है, केवल और केवल अपनी राजनीति को साधने के लिए समाज को बांटना है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इस चरित्र से जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप बात करते रहिए चढ़ावा चोरी की, उस पर भी जांच हो रही है, देखते जाइए, आगे आगे आप ही उसमें अंदर जाएंगे। जिस तरीके से लिंक मिल रहा है ना, उसमें भी आप ही पूरे गर्द में घुसे हुए हैं, उस पूरे चढ़ावा चोरी गिरोह में। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। तो चलिए, वो कह रहे हैं कि आगे आगे होता क्या है वो देखा जाएगा। शरद शरण जी साफ कह रहे हैं पोलराइजेशन की राजनीति हम नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है। असल में कौन कर रहा है, क्या है, इसको लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इमरान खोखर जी हैं। इमरान खोखर जी से बात करेंगे। इमरान जी, सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो हम आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। दूसरा, अगर अवैध मदरसों पर सवाल उठते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये पूरे मुस्लिम समाज पर सवाल उठाने जैसा है, और ऐसे में मुस्लिम समाज को खुद ही आगे आकर पारदर्शिता बरकरार रखनी चाहिए? देखिए, पहले मैं बात करूंगा केशव प्रसाद मौर्य जी की। अपनी ही सीट से हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके पास स्टूल मिनिस्टर इनको नाम से जाना जाता है,
अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए मुसलमानों को गरियाना, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ जी उनको वैल्यू देते नहीं है। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? अमित शाह के मुखबिर के तौर पे वो उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। अब मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैडम समझिए कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आपके पास कोई ना कोई एक सॉफ्ट टारगेट आपको चाहिए होता है, मुसलमान। अब मैं उस आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन इज ऑपरेटेड अंडर माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वर्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर अकॉर्डिंग टू केशव प्रसाद मौर्य मदरसे अगर आतंकी फैक्ट्री है तो उस आतंकी फैक्ट्री को चलाने वाली संस्था का नाम है माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ डिपार्टमेंट, यानी वो संस्था जो मंत्रालय है वो भी आतंकियों की फैक्ट्री है, और वो मंत्रालय काम करता है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो मंत्रालय है वो आतंकियों की फैक्ट्री है। अब बार बार आपने बात पूछी कि इनको फंडिंग होती है, बिल्कुल होती है। इन आतंकियों को फंडिंग पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 479 करोड़ रुपए देकर की। अगर मदरसा आतंकियों की फैक्ट्री है तो 479 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मदरसों को दिए, तो मदरसों को आतंक को बढ़ाने की फैक्ट्री बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैडम एक बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे अमित भाई ने एक बात बताई कि मुझे तो पता ही नहीं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। भाई साहब, जब आपको पता नहीं है कि आलिम की डिग्री कैसे मिलती है, फाजिल की डिग्री कैसे मिलती है, उनका जो स्टेटस होता है वो जनरल आपके बोर्ड जो होते हैं लोकल उनके स्टेटस के बराबर होता है। अब पढ़ाई जो होती है वहां पर पढ़ाई जो होती है वो पढ़ाई रिलीजियस पढ़ाई होती है। वहां जो पढ़ाई होती है वो हमारी कल्चरल पढ़ाई होती है। जब आपको इन चीजों की जानकारी नहीं होती है तो आपके पास अब 2027 की पिच तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर हेट स्पीच के हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मामले आते हैं, जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं हेट स्पीच करता हो, जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं 80-20 की बात करता हो, जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं उर्दू लैंग्वेज को कठबोलियों की लैंग्वेज बोलता हो, जिस प्रदेश का मुखिया जहां पर वो खेल कूद के बड़े हुए हैं, गोरखनाथ मंदिर की 52 एकड़ भूमि नवाब अवध आसिफुद्दौला द्वारा दी गई है, ग्रांट की गई है। अरे को शर्म नहीं आती है कि एक मुसलमान नवाब द्वारा दी गई जमीन पर खेल कूद कर बड़े हुए व्यक्ति आप मुसलमानों को गरियाने बैठेंगे? आप राम मंदिर के डकैत इतिहास लिखा जाएगा कि अगर औरंगजेब के बाद और मुगलों के बाद अगर राम मंदिर को लूटा है तो उस लूटने वाली सरकार का मुखिया योगी आदित्यनाथ थे, और ये जो उप मुख्यमंत्री है उस लुटेरी और डकैत सरकार जिन्होंने राम के मंदिर को आस्था को लूटा है। तो ये लुटेरे जो है वो इन सबको बचाने के लिए हम मुसलमानों को इजी टारगेट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। पिछले 10 साल में आप मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कितना कर सकते थे वो आप बता सकते थे। और अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है, कल मैं गलती करता हूं, कल हमारे अमित भाई गलती करते हैं, आप गलती करते हैं, तो यू कैन नॉट पोर्ट्रे अ होल कम्युनिटी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आसाराम, राम रहीम, संत रामपाल और जितने स्वामी चिन्मयानंद, इन सब ने जो बलात्कार किए, तो क्या हम आश्रम को बलात्कार की फैक्ट्री कहना शुरू कर देंगे? नहीं कह सकेंगे। ये उन लोगों की गलती थी। हम उन संस्था को, धर्म को, जाति को, समुदाय को एक फ्रेम में नहीं ला सकते। अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है उस सिंगल व्यक्ति का अपराध माना अमित जाता तिवारी जी, एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, जो सवाल शुरुआत में मैंने आपसे किया था, तो आप पूरे सिस्टम को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं जो इमरान खोखर जी कह रहे हैं, और वो सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से सवाल उठाते हैं तो यही सवाल राम मंदिर को लेकर भी उठ जाएंगे। मोनिका जी बिल्कुल, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। इन्होंने बात की आसाराम की और अन्य जो गुरु गॉड राम रहीम की, इन सब की बात की। और का आप ये बात बताइए, जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या एक भी हिंदू ने उसका विरोध किया कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई कानून सम्मत हो। लेकिन वही हिंदू समाज के तमाम लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। रिसेंटली अभी एक दिन पहले ही मैंने रामपाल की वीडियो देखी, जहां पर वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं और लोग उनके पैरों में गिरे पड़े हुए हैं, माथा वहां पर लटकाए हुए हैं। ठीक है, आसाराम ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो पूरा स्टेशन ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कौन सा मंदिर है और कौन सा भगवान आ गया है सामने। मोनिका जी, वैसे तो आप अगर देखा होगा, मसूद अजहर और हाफिज सईद के तो लोग हाथ चूमते हैं अगर उससे मिलने जाते हैं,
तो उसकी हाथ को दोनों हाथ आंखों पे लगाते हैं और उसको चूमते हैं, तो उसका क्या किया जा सकता है? उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो जो लोग उनके चरणों में बैठे हैं वो बैठे रहें, अगर उनको वहां से मिलता है कुछ तो बैठे रहें, पहली बात। दूसरी बात, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये भारत की पावन भूमि हिंदू भूमि है। तो ये कोई ये अगर अपने दिमाग में रखा है कि किसी नवाब गिरी ने कभी कोई दान दे दी जमीन, तो ये उसकी बाप की जागीर नहीं थी। ये भारत की पावन भूमि हिंदू भूमि आज से नहीं है। अरे भाई साहब, इतिहास हम भी अपने पास रखते हैं। ये भारत की भूमि पावन भूमि है, हिंदू भूमि है, इस चीज को स्पष्टता से सुन ली जाए। पहली बात। दूसरी बात, आसिफुद्दौला के द्वारा ग्रांट में दी गई जमीन पे बना हुआ मंदिर के 52 एकड़ जमीन दी गई थी। अरे आसिफुद्दौला क्या रायबरेली से आया था क्या? आसिफुद्दौला क्या रायबरेली से आया था क्या? कहां से आया था? कहां से आया था? डिबेट को भटकाइए मत, डिबेट को भटकाइए मत। उसके बाद अभी जो मौलाना साहब है वो बता नहीं पाए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी किताब पढ़ी थी मदरसे वाली, जिसको जिस किताब ने उन्हें साइंटिस्ट बनाया। कौन सी किताब में, मदरसे की कौन सी किताब में रॉकेट बनाना सिखाया? मदरसे की कौन सी किताब में पैराबोलिक एंगल सिखाते हैं? मदरसे की कौन सी किताब में ग्रेविटी सिखाते हैं? भैया इतनी जानकारी तो है, ये धरती चपटी नहीं है। इतनी जानकारी तो है मौलाना साहब, इतनी जानकारी तो है कि ये धरती चपटी नहीं है। इतनी जानकारी में रखता हूँ, ये धरती चपटी नहीं है, इतनी जानकारी में रखता हूँ। और इसी के बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं होती जो किसी व्यक्ति को साइंटिस्ट बना दे। अगर पढ़ाई होती है तो उसको यूजीसी के दायरे में लेकर आइए, पहली बात। 480 करोड़ रुपए। दूसरी बात, इस्लाम में 80 करोड़ रुपए सुन तो लीजिए। अगर आपको लगता है आतंकी फैक्ट्री तो बंद कराइए ना। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब आपने कहा कि 489 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, तो आप स्वयं मान रहे हैं कि हमारी सरकार न हिंदू में न मुसलमान में किसी में भेदभाव नहीं करती। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे आवास, सुन तो लीजिए खान साहब सुन तो लीजिए। जितने भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे आवास के हो चाहे विकास के हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होता है। ये आप स्वयं भी मानते हैं, पहली बात। और इस्लाम तो खुद कहता है, मेरी बात तो सुनिए, यहाँ दो भागों में चर्चा हो रही है। इस्लाम तो स्वयं भी मानता है कि पक्के पेपर पर काम होना चाहिए, चाहे वो शादी ब्याह हो चाहे लेन देन हो, हर चीज पक्के पेपर पे होना चाहिए। तो जब पक्के पेपर की बात इस्लाम भी करता है, तो शिक्षा को आप उस दायरे से बाहर क्यों रखना चाहते हैं? उसमें तो आना चाहिए ना, बच्चों की भलाई होगी, पहली बात। उस दायरे से बाहर क्यों रखा जा रहा है, इसका जवाब हम इमरान खोखर जी से जरूर लेंगे, लेकिन पहले आचार्य राकेश जी के पास जाते हुए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी माफी, बहुत देर से आपके पास आए, लेकिन सवाल अहम हो जाता है, क्या इस तरह के बयान, और निष्पक्ष होकर जवाब दीजिएगा, क्या इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसे नहीं? क्या ऐसे बयानों से देश दो हिस्सों में नहीं बंट जाता? मोनिका जी धन्यवाद। पहली चीज तो कर्नल साहब को शुभकामना कि आपको भी हंसा करके बरगला ले गए विषय से, और आधा घंटा जो है विषय पर ही नहीं आ पाई आप। दूसरी चीज, यही कसम आपने जो है इन प्रवक्ताओं से खिला ली होती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। हम तो धर्मगुरु हैं, धर्म के रूप में हमेशा चर्चा देश और राष्ट्र हित में करेंगे मोनिका जी। दूसरी चीज, मैं सीधा विषय पर आता, लेकिन क्योंकि आपने और आपके अतिथियों ने विषय को इतना घुमा दिया है कि मुझे जरूर इस पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ समझा करके तब आगे बढ़ना होगा। मैं मूल विषय पर आऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं मोनिका जी कि अभी सपा प्रवक्ता कर्नल साहब ने अपने आर्मी का परिचय दिया, और उसके बाद इन्होंने जो है राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। आपको बता दूं कर्नल साहब कि जिस आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने जिस प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने पूर्ण किया था वह शॉर्टेज हायर सेकेंडरी स्कूल से किया था। उसके बाद सेंट जोसेफ स्कूल से उन्होंने भौतिकी का जो है ग्रेजुएशन की डिग्री लिया था मोनिका जी। दूसरी बात यह है कि अभी विषय पर ना आकर कर्नल साहब सीधा राम मंदिर दान की बात करने लगे। ये इनका एक राजनीतिक गुण है कि कभी ये लोग विपक्ष जो है इसीलिए विनाश की तरफ जा रहे हैं, और ईडीए पीडीए सब बना करके जो है पतन की तरफ जा रहे हैं, सीटें नहीं आ पा रही हैं।
इसी वजह से क्योंकि मूल विषय पर नहीं आते। ये भगवा पहन करके जो है संसद में जो है दान चोरी का नाटक तो खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जालीदार टोपी लगा करके AK-47 लेकर मानवता की हत्या करने वालों का नाटक नहीं कर पाते, क्योंकि बूता नहीं है ना इनके अंदर वास्तविक रूप से धर्म को छोड़ करके देश की राजनीति करें, देश के भले की राजनीति करने के लिए। दूसरी चीज, अभी हमारे बगल में बैठे हुए मौलाना साहब वो आपको जो है ज्ञान दे रहे थे कि ये तरीके मदरसे करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मदरसे, कुछ मदरसे ऐसे हैं जो वास्तविक मूल शिक्षा दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, और ऐसे मौलवियों ने जो है पाखंडी मदरसा चलाने वालों के खिलाफ आवाज भी उठाई। उसी का परिणाम रहा कि 2017 से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 16,000 मदरसों का जो आतंक की फैक्ट्री है, अब यहाँ केशव प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूं, जो आतंक की फैक्ट्री थे उनको बंद किया है। अब दूसरी चीज मौलाना साहब ने कहा कि सरकार दे रही है, सरकार वास्तविक मूल शिक्षा के लिए दी है, सरकार तो आपको घर बनाने के लिए दे रही है, उसका आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज मोनिका जी, कि जिन मदरसों की बात हो रही है और जिन चीजों की बात हो रही है, हमें लगता है कि हर किसी को जो है इसका खुल करके इस पर बोलना चाहिए। बात 2015 की है, कटक के पास मदरसा चलाने वाले एक शिक्षक को पूर्ण रूप से संलिप्त पाया गया, आतंकवादी गतिविधियों में जो है ये गिरफ्तार किया गया। 2025 असम की बात है, जो है कायदा में जो है बांग्लादेशी टीम के साथ, बांग्लादेशी संस्थानों के साथ मिलकर के जो है वहां पर जो है साजिश रची जा रही थी भारत को जो है लहूलुहान करने की। इसके साथ ही जो भी आज तक आतंकवादी पकड़े गए हैं उनका जो इतिहास रहा है, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो कहीं ना कहीं मदरसे से रही है। तो एक बयान को राष्ट्र हित के ना जोड़ करके सीधा जो है राजनीतिक रूप देना, तो कर्नल साहब से पूछे और इमरान खोखर साहब से पूछे, इन्हें 16,000 रद्द मदरसे नहीं नजर आ रहे हैं, इन्हें घर लेने में दिक्कत नहीं है, इन्हें मुफ्त का अनाज लेने में दिक्कत नहीं है, जो शिक्षा के लिए पैसा दिया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह तो उठा रहे हैं। लेकिन जब 16,000 मदरसों की मान्यता रद्द की गई तो विधवा विलाप करने ये लोग आ गए। ये लोग जो है रोड पर आकर के विधवा विलाप करने लगे कि हमें जी सताया जा रहा है। अरे जब इमरान साहब, जब ऐसे जो आतंकवादी फैक्ट्रियों पर ताला लगता है तब आप क्यों नहीं समर्थन में आते, तब आप क्यों नहीं कहते कि सरकार अच्छा कर रही है, सरकार को प्रोत्साहन देने का काम क्यों नहीं करते हैं। दूसरा, कर्नल साहब बार बार आप राम मंदिर की जिक्र है, आपने कहा पर्ची दिखाने, मैं दिखा सकता हूं, मैं अयोध्या का वासी हूं, मैं गर्व से कहूंगा। अब उस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहा है आप लोगों के पूछे जाने से, जो नाटक आप संसद भवन में खेल रहे हैं, जो नाटक आप रोड पे खेल रहे हैं, क्योंकि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आपने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया, तो जो राम को नहीं मानता है, मोनिका जी जो आपका मूल प्रश्न है उसमें इसका भी जवाब है, जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानता है वह राम मंदिर में चोरी या राम मंदिर में कोई भी घटना हो उस पर कौन सा अधिकार है और किस अधिकार के तहत वह पूछने आ रहा है, किस अधिकार के तहत वह आवाज उठा रहा है, मुझे इसका जवाब कर्नल साहब जरूर दीजिएगा। कर्नल साहब जवाब। बोलू मोनिका जी, जी बोलू जी। मैं अब मोनिका जी? हाँ जी जवाब। धारा प्रवाह समय दीजिएगा। ये पर्ची वाला सिस्टम बहुत पसंद आया हमको। अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी उसी को मिलेगा जिसने भारतीय सेना में नौकरी की हो, बाकी देशभक्त नहीं गिने जाएंगे। काहे से सरहद पे ड्यूटी नहीं की है तो कैसे मान ले। दूसरी बात, जिसने महात्मा गांधी को मारा है उसको पूजने वाले गद्दार और कायर कहलाएंगे। जो भी माफी वीर की फोटो लगा के माला पहनाता है वो माफी वीर कहलाएगा, क्योंकि भारतीय सेना का जवान पाकिस्तान चीन के आगे माफीनामा नहीं लिखता है, गोली चलाता है। तो वो जो माफीनामा को पूछते हैं वो कायर हैं, और जो माफी वीर के लिए भारत रत्न मानते हैं वो देश के गद्दार हैं। और आपने गूगल बहुत बढ़िया किया आचार्य जी, एक गूगल का होमवर्क आपको और दे देते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पूरे देश में एक ही ग्रेजुएट है 150 करोड़ में, उसका नाम गूगल कर लीजिए, कोई दूसरा मिल जाए तो बता दीजिएगा। क्योंकि हमारा नेता गर्व से बोलता है कि मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आया हूं, उसकी वर्दी और फोटो पूरा देश देखता है। लेकिन आपके नेता की डिग्री मांग लेंगे तो FIR हो जाएगा। आपके नेता जहां से डिग्री लेके आए हैं वहां के वाइस चांसलर ने बोला है देश की सुरक्षा का मामला है, हम डिग्री की कॉपी नहीं दे सकते। अरे आपके नेता की डिग्री से काहे का देश का सुरक्षा का खतरा, अनपढ़ है, फर्जी डिग्री वाला है, इसलिए नहीं दिखा रहा है कोई। वही वाइस चांसलर का ऑफिस डिग्री देगा, सरकार बदल जाने दीजिए और वही निकलेगी बाहर। अभी 29 का चुनाव हो जाने दीजिए, पूरे देश को मालूम चलेगा कि कितना बड़ा झूठा और फर्जी आदमी था। और जहां तक राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धेय नेताजी के ऊपर कोई FIR भाजपा, विश्व हिंदू परिषद या संघ ने नहीं कराई 40 साल में।
कराइए ना। टोटी चोरी की अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराइए ना। काहे नहीं करा रहे? वो टिन्नू यादव से 980 बार फोन पे बात किए, एक एफआईआर नहीं हुई अखिलेश जी के खिलाफ, ना विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, ना संघ के द्वारा, ना भाजपा के द्वारा। कराइए ना, किसने मना किया? अगर 10 साल से उत्तर प्रदेश में किसी मदरसे में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, करिए ना इनकाउंटर, मदरसे में ताला लगाइए ना। किसने मना किया? तो ताले लग तो रहे हैं, ताले लग तो रहे हैं, जहां जहां जो मामले सामने आते हैं वहां ताले लगते तो हैं। 30 सेकंड्स मोनिका जी, 30 सेकंड्स मोर। अमेरिका से हवाई जहाज में हिंदुस्तानियों को रस्सी और जंजीरों से बांध के दिल्ली पालम एयरपोर्ट पे भेजा गया, एयरफोर्स के जहाज से अमेरिका के, कि ये भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आ रहे। अरे एक हवाई जहाज ढाका भी भेज दीजिए ना, भारतीय वायुसेना का, उसमें बांग्लादेशी रस्सी और जंजीरों से बांध के ढाका भेजिए ना, उसका वीडियो एएनआई पर डालिए ना। किसने रोका है? काहे मोदी जी नहीं भेज रहे हैं? राकेश चतुर्वेदी जी, फटाफट से जवाब। ढाका की जो पुरानी राष्ट्रपति हैं वो भारत की मेहमान है। मोदी जी कर्नल साहब ने बहुत अच्छा किया, कम से कम ये तो एक्सेप्ट किया कि इनके नेता साहब जो वर्दी के साथ फोटो लगा रहे हैं वो मदरसे का नहीं है। इससे प्रमाणित हो गया कि मदरसे जो है शिक्षा का जो है स्वरूप नहीं है। दूसरी चीज कर्नल साहब, आप बार बार बोल रहे हैं एफआईआर आप पार्टियों के लिए, आपके ऊपर मैंने इसलिए पूछा आपको कि आप बार बार राम मंदिर पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आपकी पार्टी ने उठाया था, आपके नेताओं ने उठाया था, लगातार आप लोगों ने विरोध किया था। राकेश जी, आपको नहीं लगता कि ये ध्यान भटकाने वाली एक तरह की राजनीति है? राकेश जी, आपको नहीं लगता ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति है? देश में इन दोनों जो मुद्दे चल रहे थे, देखिए जाहिर सी बात है, एक सेकंड शरण जी, एक सेकंड का वक्त दीजिएगा। देश में इन दोनों जो मुद्दे चल रहे थे, आज केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आता है और वापस से उन मुद्दों को छोड़कर, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो जंतर मंतर का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर हम वापस इस धर्म की डिबेट करने बैठ गए हैं। हम धर्म की बातें करने बैठ गए, पोलराइजेशन की बातें करने बैठ गए, वापस उस हिंदू मुस्लिम वाली बातों पर आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब ध्यान भटकाने वाली एक तरह की राजनीति है जो की जाती है? क्योंकि ऐसे बयान दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन पर चर्चा होगी। मोनिका जी, बहुत अच्छा, मुझे लगता है कर्नल साहब भी कहेंगे इस बारे में कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। अब उसको आपके इस जवाब दूं, इससे थोड़ा सा 2 दिन पहले 3 दिन पहले चला जाता हूं। बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा था, जंजी रोड पर थे, जो है एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात हो रही थी और सभी का समर्थन मिल रहा था। आप जैसे वरिष्ठ जो है, जो जर्नलिस्ट है, उनका भी खूब समर्थन मिल रहा था, जंजी को भी, और जो इस तरीके के विद्यार्थी लड़ रहे थे। लेकिन एक बहुरूपिया आया जो है, एक डोलची रख करके, दान डोलची रख करके वहां पर संसद भवन के बाहर जो है मदारी का खेल करने लगा, बदनाम करने लगा, सनातन को, धर्म की बात उठाने लगा। क्या कोई भी पीडीए का या कोई भी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं बीजेपी से भी पूछता हूं और कर्नल साहब से पूछता हूं, क्या वहां पर धर्म को छोड़ करके क्या वहां जंजी की बात हुई? क्या कर्नल साहब के नेता जो जाकर के डोनेशन डाल रहे थे, चंदा चोरी का नाटक कर रहे थे, उन्होंने वहां पर और जो है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की, झारखंड में चल रहे आंदोलन की या अन्य जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाया? ये तो भाई साहब धर्म की राजनीति, कभी राम का विरोध करके, कभी राम नाम का चोला पहनने का ढोंग करके, ये तो हमेशा गुमराह करने का काम किया। दूसरी चीज, आप जो जवाब दे रहे हैं, शुरुआत में ये विषय किया, आप जो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये सवाल इमरान जी ने भी किया था, तो ये जवाब शायद सभी के लिए हो जाएगा। 30 सेकंड्स में अमित तिवारी जी और कर्नल शरद शरण दोनों से इस बात का जवाब लेंगे, फिर इमरान खोखर जी के पास जाएंगे, क्योंकि मूल मुद्दा आज मदरसों का है और ऐसे में उनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा बनती है। अमित तिवारी जी, ओवर टू यू, फटाफट से 30 सेकंड्स। मोनिका जी, जो बात अभी धर्मगुरु जी कह रहे थे, आपने देखा किस तरीके से भद्दा चित्रण किया गया सनातन धर्म का संसद परिसर के अंदर में। जो चोला, भगवा चोला, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो त्याग का प्रतीक है, जो प्रभु राम का प्रतीक है, उसको ओढ़कर, उसको उसके पीछे छुपकर किस तरीके से वो पूरा का पूरा घटिया सा एक चित्रण प्रयास करने का प्रयास किया गया। तो मैं यही बताता हूं कि और वहां पर पहुंचा कौन कौन? यही पीडीए के लोग पहुंचे ना, जूता पहन कर पहुंचे। जो अखिलेश यादव कभी राम मंदिर का मुंह नहीं देखा होगा, वो वहां पर गए और उसमें दान पात्र में पैसे डालते हुए देखे गए। प्रभु राम का जो फोटो था वो उनके चरणों पे गिरा हुआ था और आज ये उन पर बात करने आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड और मोनिका जी, ये जो माफी वीर कह रहे थे,
तो गांधी जी भी जब अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे ना, तो उसके अंतिम में लिखते थे योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो क्या उसी नाम से, जिस नाम से ये वीर सावरकर को बोलते हैं, क्या उसी नाम से वो गांधी जी को भी संबोधित करने का काम करेंगे? ये बोले कर्नल साहब। कर्नल साहब फटाफट से जवाब, कम शब्दों में। रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा होगा, तो जो संबोधन आपने वीर सावरकर के लिए किया, क्या वही संबोधन क्या आप महात्मा गांधी के लिए करेंगे? पास जाएंगे, क्योंकि असल मुद्दा जो है उससे भी ध्यान भटक रहा है। फटाफट से मदरसे की मूल बात करेंगे। नहीं तो संघ में चले जाते। मोनिका जी, संघ में जाते तो ऐसी बात नहीं करते, कम से कम संघ में जाते तो कम से कम ऐसी बात नहीं करते, ऐसी भक्ति बात नहीं करते। आज भी संघ में होते तो वंदे मातरम का गान करते। वापस से लौट कर आते हैं, फटाफट से शरण जी जवाब। जी अमित जी जवाब दे लीजिए, फटाफट से जवाब। मोनिका जी एक चीज हम बताना भूल गए। माफी वीर जब तक जिंदा रहे, अंग्रेज उनको हर महीने 60 रुपए पेंशन देते थे। गांधी जी पेंशन नहीं लेते थे अंग्रेजों की। मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा बैठेंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। इस बात को प्लीज यहाँ कट करते हैं, क्योंकि हमारे मूल मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, मूल मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, इसलिए प्लीज इस बात को यहाँ पर कट करते हैं। वापस से लौट कर आते हुए इमरान खोखर साहब के पास, ठीक है लौटेंगे आपके पास, रुकिए जरा। इमरान खोखर साहब के पास आते हुए, इमरान खोखर साहब आपने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब आपको उम्मीद है मिल गया होगा, जो आपको राकेश जी ने भी दिया, अमित तिवारी जी ने भी दिया, शरद जी ने भी कई हद तक देने की कोशिश की। अब मेरा सवाल आपसे ये, आपको नहीं लगता जब इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि आप मामलों से इनकार नहीं कर सकते, तो मुस्लिम समाज को खुद आगे आते हुए एक पहल करनी चाहिए, पारदर्शिता बरकरार रखने की पहल करनी चाहिए, ताकि वो मदरसे जो असल मायनों में सही हैं उन पर, उनके चरित्र पर उंगली ना उठ पाए? देखिए मोनिका जी, एवरी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा शुड बी शट डाउन। बहुत साफ शब्दों में आपको बोल रहा हूं मैं। लेकिन उसकी आड़ में आप पूरी कम्युनिटी को बताएं कि मदरसे आतंकियों की फैक्ट्री है, फिर उन आतंकी फैक्ट्रियों को आप 480 करोड़ रुपए दे, तो फिर आपकी सरकार भी आतंकियों की सरकार है। कुल मिला के पिछले 10 साल में योगी आदित्यनाथ और इनके जो 2 लोग हैं, जिसमें अमित शाह के मुखबिर के तौर पर हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनकी आपसी जो उठापटक की लड़ाई है, ये मुसलमानों को बीच में लाएंगे, टारगेट करेंगे और अपने पापों को छुपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। आप ऑडिट के लिए रेडी हैं? आप ऑडिट के लिए रेडी हैं? अगर सरकार ऑडिट करती है, आपको बता दूं, हाँ, विदाउट ऑडिट मदरसा की परमिशन नहीं मिलती है, इनको जानकारी अब नहीं अगर है। ऑडिट होता है कि किस मदरसे में क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आप ऑडिट के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी नहीं है, बिना ऑडिट के काम ही नहीं होता। मैडम मैं आपको बता तो रहा हूँ, रेडी होने की हमें जरूरत ही नहीं। अगर मुझे मदरसा ओपन करना है तो मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा बाद भी अभी जो मदरसे चल रहे हैं, अगर उनका री ऑडिट किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, तो क्या उससे किसी तरह की कोई आपत्ति? पूरी तरीके से तैयार है। हर मदरसे और हर आश्रम की ऑडिट करा लीजिए, हर चीज की ऑडिट करा लीजिए, हम तैयार हैं। हम इनकी तरह चंदा चोरी, रामधन के अंदर डकैती और बेईमानी का काम नहीं करते हैं। इतिहास गवाह रहेगा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर के रामधन में ये तो आप ध्यान भटकाने वाली राजनीति आप भी करें, इमरान जी, आप भी ध्यान भटकाने वाली ही बात करें। अगर आप बार बार राम मंदिर पर आ रहे हैं तो आप इस बात से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मदरसों में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ विदेशी फंडिंग निकलती है, निकली है, बीते समय में कहाँ मामले निकले हैं। सलार मसूद गाजी दरगाह पे इन्होंने चोरी की, 100 करोड़ की चोरी की। क्या कहेंगे ये बताइए? ट्रस्टियों को फांसी दे दीजिए और राम मंदिर के ट्रस्टियों को भी फांसी दीजिए जिन लोगों ने डकैती डाली है। मैं तैयार हूं आपके साथ में। 100 करोड़ की चोरी किसी भी ट्रस्ट के अंदर अगर सलार मसूद गाजी की दरगाह के ट्रस्ट में घोटाला हुआ है, मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूँ आपको कि वो एक मदरसे का एक वहाँ पर मजमा लगाए, हरा चादर डाले और वहाँ पर राकेश चतुर्वेदी जी, राकेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी, अब इमरान साहब तो खुलकर कह रहे हैं ऑडिट कर लीजिए, बिना ऑडिट के लिए कोई मदरसा खुलता नहीं है, और जो मदरसे अभी संचालित हैं वो स्वागत कर रहे हैं कि ऑडिट कीजिए आकर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप देखिए, तो फिर क्या बात की आपत्ति? मोनिका जी, इमरान साहब शायद भूल गए, खुलने के प्रोसेस में और ऑडिट में बहुत अंतर। ऑडिट हर वर्ष होना चाहिए, वार्षिकी का ऑडिट होना चाहिए।
ठीक है। दूसरी चीज ये है इमरान साहब, आप जिस 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, रो करके आप जाते हैं और सरकार चाहती है कि मुस्लिम संप्रदाय का जो है उत्थान हो, उसको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, लेकिन उसमें भी वक्फ बोर्ड और कुछ चोर, कुछ कालनेमी जो है, जो मदरसे के नाम पे लूट करके अपने घरों में और अपने द्वारा आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं, वो जो है उस फंड का भी दुरुपयोग करते हैं। तो सरकार जो है रो नहीं रही है देने के लिए, आपके वेलफेयर के लिए दे रही है, आपके उत्थान के लिए दे रही है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं आह्वान करता हूं, आप जाइए, आप सभी मौलाना, सभी स्कॉलर जाइए और कहिए कि हम सरकार से नहीं लेंगे। और आपके तो मुसलमान संप्रदाय में कहा गया है कि मुल्क में किसी चीज से नहीं लेना चाहिए, आपके मुस्लिम संप्रदाय में कहा गया है मुल्क की चीज नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह नहीं करता है, अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और आप कैसे लेकर के पचा जा रहे हैं, कैसे आप लेकर के पचा जा रहे हैं, और उससे भी देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और 16,000 मदरसे जो बंद किए गए, चोरी आप जैसे मदरसा बोर्ड में या किसी मुस्लिम ट्रस्ट में उसको फांसी दे दीजिए सरेआम, और साथ में उन डकैतों को भी लाइए जिन लोगों ने राम धन और हज की आस्था पर डकैती डाली है। सरकार मुस्लिमों को परेशान कर रही है, जब ऑडिट होती है तब आप जो है उठा करके टोपी रोने लगते हैं कि मुस्लिमों को परेशान। कैसे आप खुश रहेंगे? अरे सर, बिना ऑडिट के तो मान्यता और रिलीज नहीं होती है, आपको जानकारी बाबू कह तो रहे बिना ऑडिट के मान्यता नहीं मिल सकती, और अवैध मदरसों पर लगाम सरकार लगा रही है। वो कह रहे हैं बिना ऑडिट के मान्यता नहीं मिल सकती, और जो अवैध मदरसे हैं उन पर ताला सरकार लगा रही है। ताले लगे हैं मदरसों पर, हम राजी है ताले लगा दें। जो अवैध मदरसे हो, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हो, जो लोग ऑडिट नहीं कराते हो, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हो, उनको आप बंद कर दीजिए। लेकिन साथ साथ उन डकैतों को भी पकड़िए जिन लोगों ने आस्था पे डकैती डाली है, उन डकैतों को भी पकड़िए जिन्होंने रामधन पे डकैती डाली है, उनको भी पकड़िए जिन्होंने इस देश के हिंदुओं की। राकेश जी, आपको नहीं लगता ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया है? क्योंकि अब सरकार अगर कोई भी कार्य करती है, आ रही हूं अमित तिवारी जी, बस एक टेक इनसे लेते हुए फिर आपके पास, क्योंकि सरकार अब कोई भी कार्य करती है राकेश जी, क्योंकि जब हम आपके लिए कह रहे हैं कि हिंदू धर्म गुरु, तो सरकार अगर मदरसों की बात करे, शिक्षा की बात करे, या किसी आश्रम की बात करे, या कोई भी बात करे, अब राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो पलट कर उस मुद्दे का एग्जाम्पल देते हुए सरकार पर ही लांछन लगा रहा है। आ रही हूँ शरद चंद्र। मोनिका जी, बड़ा दुखद है कि राम के नाम पे राजनीति बंद नहीं हो रही है। पहले ये लोग राम के वजूद पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, कहते थे राम जी यहाँ पैदा ही नहीं हुए। जब साबित हो गया, कोर्ट ने कह दिया जी वहां राम मंदिर है, तो अब इनको पीड़ा होने लगी। पीड़ा हमें भी है, वहां पे चोरी हुई है और हर संत विरोध कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक आवाज में हर संत विरोध कर रहा। आप ही के मंच से मैंने कई बार जो है इसका खुल करके विरोध किया कि इसमें जो भी, चाहे वो राज सत्ता से जुड़े हुए, चाहे साधु समाज से हो, चाहे किसी भी, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब भी बात आती है शिक्षा की, विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर राम मंदिर, अरे भाई छोड़ दीजिए, हमने मनाया, हम देख लेंगे। वहां जो पाए गए दोषी उनको दंडित किया जाएगा, और जो छुपे हुए हैं, जैसा कि अभी अमित तिवारी जी ने कहा कि चाहे जहां बिल में छुपे हुए हैं उनको भी निकाला जाएगा, और वहां तो छोड़ा ही नहीं जाएगा। क्योंकि राम के आदर्श को जो नहीं मान रहा, वो ना सनातनी है, न राम मंदिर का वह रखवाला है। पहली चीज तो ये सुन लीजिए, सनातन कहता है जी अगर जो रामद्रोही है वो कहीं का नहीं है, वो सनातन का छोड़िए, वो मानवता का नहीं है। आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं फटाफट से? शरद जी, आपका टेक। जी, देश और दुनिया बदल रही है। हमारे घर पे जो नौजवान बच्चे हैं वो देश में तरक्की चाहते हैं, बढ़िया सुविधा चाहते हैं, बढ़िया शिक्षा चाहते हैं। दे वांट अ गुड लाइफस्टाइल। ये जो रूढ़ीवादी, नफरतवादी और धर्म का धंधा वंदा बनाने वाले, ये सब एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं, इनका टाइम खत्म हो गया। जितने दिन इनको मौका मिलना था मिल चुका। हाँ, एक वादा जरूर हम आपके साथ करके जाना चाहते हैं। जो सड़क पे हनुमान जी को नचा रहे थे विधानसभा के सामने और मुंह से बोलने में डर रहे हैं, हम ये सनातनियों से वादा करते हैं कि इन चंदा चोट्टों को अयोध्या की जेल में ही सड़ाएंगे और बाद में भगवान नरक भेजेंगे, वो उनकी व्यवस्था है। जी अमित तिवारी जी, फाइनल कमेंट। मोनिका जी, मैंने प्रश्न पूछा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से और जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनसे भी, कि जो सलार मसूद गाजी दरगाह पे जो हुआ, क्या उसका एक नाट्य रूपांतरण करेंगे? हरा चादर बिछाकर और चंदा चोरी को लेकर भागते हुए, वो नहीं करेंगे, वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जवाब अगर आप चाहें तो फटाफट से जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद वो जवाब देते हैं। वक्फ बोर्ड में अगर 1 भी रुपया चोरी हुआ है, उन ट्रस्टियों को फांसी दे दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साथ में है, तो मैं ये आशा करता हूँ अब उनको फांसी दो। अरे ठीक है मेजर कर्नल साहब, हनुमान जी को सड़क पे नचाया है।
उनको देखिए, बहस माफी देंगे बेहद बोलो। गर्म और देखिए, ठीक है, अब ठीक है, आरोप ठीक है। प्रत्यारोप इमरान, बराबर के यहाँ मोनिका पर जी, हो रहे हम हैं। कर चलिए देंगे कार्यक्रम को माफी के ये साथ धन्यवाद आप मोनिका सब जी, लोगों से इमरान जी माफी का दर्द। कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सवाल अभी भी तमाम है क्योंकि ये एक बयान ने सियासत में भूचाल जरूर ला दिया है। नमस्कार। अब भी मजा